हम्म। नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द और विचार पर बात करने वाले हैं जो हम रोज सुनते हैं। लोकतंत्र, मतलब डेमोक्रेसी। हाँ, और हमारे पास जो ये स्टडी मटेरियल है ये क्लास 9 के सोशल साइंस का है। हाँ, वो चैप्टर है ना, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, बिल्कुल उसी से। और इसमें काफी अच्छे उदाहरण, कहानियां दी हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इससे समझें कि लोकतंत्र की बुनियादी चीजें क्या हैं, मतलब इसकी पहचान क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या बताए गए हैं, और क्या ये सिर्फ वोट डालने तक ही है। हाँ, क्योंकि कई बार लगता है कि बस चुनाव हो गए तो हो गया लोकतंत्र। एग्जैक्टली पर ये मटेरियल बताता है कि ऐसा नहीं है। तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि असली लोकतंत्र क्या है। अच्छा, शुरू करने के लिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं, जो शायद स्कूल में सबने देखा होगा। सोचिए, प्रिंसिपल क्लास में आते हैं और बस किसी एक स्टूडेंट को मॉनिटर बना देते हैं, अपनी मर्जी से। हम्म। क्या ये ठीक लगता है? शायद नहीं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये फेयर नहीं है। अब दूसरी सिचुएशन सोचिए, मॉनिटर चुनने के लिए पूरी क्लास वोट करती है। हाँ, ये ज्यादा सही लगता है ना। ज्यादातर लोग इसी को ठीक मानेंगे। बिल्कुल। और यहीं से इस मटेरियल के हिसाब से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक तरीके का पहला फर्क दिखना शुरू होता है। एक बेसिक्स आइडिया। दिलचस्प। तो ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, इसकी जड़ें कहाँ हैं? क्या बताया है इसके बारे में? हाँ, तो इसमें बताया है कि ये ग्रीक भाषा से आया है। दो शब्द है, डीमोस जिसका मतलब है लोग, और क्राटिया मतलब शासन। अच्छा, तो सीधा सीधा मतलब हुआ लोगों का शासन। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ चीजें बदलती है ना, शब्दों के मतलब भी गहरे हो जाते हैं। इसमें कंप्यूटर का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ, पहले कंप्यूटर सिर्फ गणना करने, मतलब कैलकुलेशन करने की मशीन थी। और आज तो कंप्यूटर मतलब सब कुछ है, काम, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन। सही बात है, पूरी जिंदगी जुड़ी है उससे। तो बस वैसे ही डेमोक्रेसी का मतलब भी अब सिर्फ लोगों का शासन से कहीं ज्यादा हो गया है। वक्त के साथ इसकी समझ, इसका दायरा सब बड़ा है। तो अगर एक सिंपल सी शुरुआती परिभाषा देनी हो जैसे इस मटेरियल में है, तो वो क्या है? इसमें कहा गया है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। सुनने में एकदम सीधा। हाँ, लोग वोट देंगे, नेता चुनेंगे, वो देश चलाएंगे, सिंपल। लेकिन यहीं पर ये मटेरियल हमें रोकता है। कहता है, रुको, सोचो, क्या हर वो जगह जहां चुनाव होते हैं वो सच में लोकतांत्रिक है? क्या ये इतना आसान है? सही सवाल है, क्योंकि चुनाव तो कई जगह होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ये हमें कुछ उदाहरण देता है सोचने के लिए। जैसे पाकिस्तान में 1999 में क्या हुआ? जनरल मुशर्रफ ने चुनी हुई सरकार हटा दी, खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। हाँ, और बाद में उन्होंने चुनाव भी करवाए थे, रेफरेंडम वगैरह करवाए थे। लेकिन मटेरियल पूछता है, क्या इससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक बन गया? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि चुने हुए नुमाइंदों के पास असली ताकत थी ही नहीं। फाइनल फैसले तो सेना के पास थे, जनरल मुशर्रफ के पास थे। मतलब नाम के लिए चुनाव। एक तरह से। एक और उदाहरण है सऊदी अरब का। वहां शासक कौन होते हैं? राजा। हाँ, वो तो शाही परिवार से होते हैं। उन्हें जनता तो नहीं चुनती, वो सिर्फ इसलिए शासक है क्योंकि वो उस परिवार में पैदा हुए हैं। तो ये भी लोकतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि शासक जनता द्वारा चुने हुए नहीं हैं। तो इन उदाहरणों से पहली और सबसे बेसिक शर्त सामने आती है ना, जो लोकतंत्र की पहली पहचान है। हाँ बिल्कुल। पहली शर्त, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, मतलब फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। कोई बाहरी ताकत या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे चुना ना गया हो, वो असली बॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहली कसौटी हुई। पर जैसा आपने कहा, ये अकेली काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत है। लोकतंत्र की पूरी तस्वीर के लिए कुछ और बातें भी देखनी होंगी, जैसे चुनाव कैसे होते हैं, क्या वो निष्पक्ष हैं, क्या हर किसी के वोट की कीमत बराबर है, और क्या सरकार कानून के हिसाब से चलती है। हाँ, नागरिकों के अधिकार वगैरह। बिल्कुल। इन सब पर अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात क्लियर हुई, असली ताकत चुने हुए नेताओं के हाथ में। अब दूसरी विशेषता क्या बताइए? आपने कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि चुनाव सिर्फ दिखाने के लिए ना हो, खाना पूरी ना हो। चुनाव ऐसे माहौल में हो जहां लोगों के पास सच में चॉइस हो। चॉइस मतलब अलग अलग पार्टियां हों, उम्मीदवार हों, जिनके बीच लोग चुन सकें, और सबसे जरूरी, जो पार्टी अभी पावर में है
उसके हारने का भी रियल चांस हो। ऐसा ना हो कि पहले से ही पता हो कि कौन जीतेगा। अच्छा, मतलब मुकाबला असली हो। हाँ बिल्कुल, तभी तो वो निष्पक्ष माना जाएगा। इसके भी उदाहरण दिए मटेरियल में? हाँ दिए हैं। जैसे चीन का उदाहरण है, वहां भी चुनाव होते हैं उनकी संसद के लिए, लेकिन पेच ये है कि चुनाव लड़ने से पहले हर उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। ओहो। तो चुनाव में बेसिकली या तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं या उससे जुड़ी कुछ छोटी पार्टियों के। तो मटेरियल सवाल उठाता है, क्या ये लोगों के लिए असली चॉइस है? नहीं, ये तो कोई चॉइस नहीं हुई। और मेक्सिको का भी जिक्र है शायद। हाँ, मेक्सिको में एक पार्टी थी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। वो करीब 70 साल तक लगातार जीतती रही। 70 साल? हाँ, और ऐसा नहीं था कि लोग उसे बहुत पसंद करते थे। मसला ये था, जैसा मटेरियल बताता है, कि विपक्षी दल कभी ठीक से चुनाव लड़ ही नहीं पाते थे। कभी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ, कभी मीडिया पर दबाव डाला गया, कभी बूथ कैप्चरिंग हुई, बहुत कुछ। मतलब धांधली होती थी। हाँ, कह सकते हैं। तो यहां से दूसरी कसौटी निकली। लोकतंत्र के लिए चुनाव सिर्फ होना काफी नहीं, उनका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है, ताकि सत्ता बदल भी सके। ये बात भी साफ हुई। अब तीसरी विशेषता, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब सीधा सा है, लोकतंत्र में हर अडल्ट सिटीजन को, मतलब हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। और हर किसी के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का वोट ज्यादा गिना जाए, किसी का कम। ये तो मतलब बराबरी वाली बात हुई ना, है ना? पॉलिटिकल इक्वालिटी। बिल्कुल, यही इसका बेस है। क्या ऐसी जगहें भी हैं जहां ऐसा नहीं होता? मटेरियल क्या कहता है? हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे सऊदी अरब में 2015 तक तो महिलाओं को वोटिंग राइट ही नहीं था। अच्छा। एस्टोनिया का उदाहरण है, वहां सिटीजनशिप के नियम ऐसे बनाए गए कि जो रूसी माइनॉरिटी के लोग वहां बसे हैं, उन्हें वोटिंग राइट मिलने में बहुत मुश्किल होती है। और फिजी का भी कुछ था ना? हाँ, फिजी में वोटिंग सिस्टम ऐसा था कि वहां के जो मूल निवासी हैं, इंडिजिनस फिजी, उनके वोट की वैल्यू वहां रहने वाले भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा थी। ओह, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, तो ये सारे उदाहरण एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत के खिलाफ हैं। तो ये हुई लोकतंत्र की तीसरी अहम शर्त। ठीक है। पहली, अंतिम शक्ति चुने हुए लोगों में। दूसरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तीसरी, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। अब चौथी और आखिरी मुख्य शर्त, वो है कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि सिर्फ चुनाव जीत जाना और सरकार बना लेना ही काफी नहीं है। जो सरकार बनी है उसे भी कुछ बेसिक रूल्स और कानूनों के अंदर रहकर ही काम करना होता है। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब सरकार भी संविधान और कानूनों से बंधी है। बिल्कुल। और नागरिकों के अधिकार, वो सबसे जरूरी हैं। लोगों को सोचने की आजादी हो, अपनी राय बनाने की, उसे बोलने की, पब्लिकली बोलने की, हाँ। संगठन बनाने की, विरोध करने की, दूसरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की आजादी हो। और इन अधिकारों की गारंटी कौन देगा? कानून और एक आजाद जुडिशरी, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका, जो इन अधिकारों को लागू करवा सके, सरकार के दबाव में ना आए। इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया है मटेरियल में? जिम्बाब्वे का उदाहरण है। वहां रॉबर्ट मुगाबे और उनकी पार्टी ZANU-PF ने आजादी के बाद से लंबे समय तक राज किया। चुनाव होते थे और ज्यादातर मुगाबे ही जीतते थे। लेकिन मटेरियल बताता है कि वो चुनाव जीतने के लिए अक्सर गलत तरीके अपनाते थे। संविधान को कई बार बदला गया, सिर्फ प्रेसिडेंट की पावर बढ़ाने के लिए। विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जाता था, मीडिया पर सरकार का कंट्रोल था। और अदालतें? यहाँ तक कि अदालतें अगर सरकार के खिलाफ फैसला देती थीं, तो सरकार उन फैसलों को भी नहीं मानती थी। तो ये दिखाता है कि पॉपुलर लीडर होना या चुनाव जीतना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कानून का राज नहीं है, नागरिकों के अधिकार सेफ नहीं है, तो चुनाव होने के बावजूद वो व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती। तो ये 4 बातें हो गई। अंतिम शक्ति चुने हुए नेताओं के पास, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, और कानून का राज व अधिकारों का सम्मान। हाँ, ये 4 मिलके लोकतंत्र की एक, कह सकते हैं, मिनिमम अंडरस्टैंडिंग बनाती हैं। मटेरियल के हिसाब से जो व्यवस्था इन चारों कसौटियों पर खरी उतरती है, उसी को हम ठीक से लोकतांत्रिक कह सकते हैं। ये तो हुई लोकतंत्र की पहचान, मतलब क्या वाला हिस्सा। लेकिन अब आता है बड़ा सवाल, लोकतंत्र क्यों?
क्या ये वाकई सबसे अच्छा सिस्टम है? ये बहस तो आजकल बहुत चलती है। हाँ, बिल्कुल चलती है और मटेरियल में भी इसका जिक्र है। एक क्लासरूम डिबेट का सीन बताया है जहां बच्चे इसी पर बहस कर रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं बच्चे? कुछ कह रहे हैं कि भाई ये अच्छी व्यवस्था है, तभी तो पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर है। दूसरे इसकी कमियां गिना रहे हैं। क्या कमियां? जैसे इसमें नेता बदलते रहते हैं तो अस्थिरता आती है, इंस्टेबिलिटी। फैसले लेने में बहुत देर लगती है क्योंकि सबसे पूछना पड़ता है। हाँ, ये तो होता है। फिर करप्शन बहुत होता है क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत पैसा खर्च होता है चुनाव वगैरह में। नेता कई बार उतने काबिल नहीं होते, अयोग्य होते हैं। और ये भी कि आम लोग क्या वो सच में सही फैसला ले सकते हैं देश के लिए? चलिए एक एक करके देखते हैं इन आपत्तियों को। पहली, अस्थिरता वाली बात। हाँ, आर्ग्यूमेंट ये है कि डेमोक्रेसी में हर कुछ साल में चुनाव होते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, नेता बदल सकते हैं। इससे पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं रहती, जो देश के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। दूसरा, फैसलों में देरी। हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको साथ लेकर चलना होता है, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, पार्लियामेंट में बहस होती है, इसमें टाइम लगता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि डिक्टेटरशिप में तो एक लीडर फटाक से फैसला ले सकता है। तीसरा, आपने कहा पॉलिटिकल मुकाबला और भ्रष्टाचार। हाँ, डेमोक्रेसी में पावर के लिए पार्टियों में कंपटीशन होता है, खूब जोर आजमाइश होती है। इसे पावर प्ले कहा जाता है। इसमें कई बार एथिक्स, नैतिकता पीछे रह जाती है और चुनाव जीतने के लिए पार्टियां बेतहाशा पैसा खर्च करती हैं, जिससे करप्शन बढ़ता है। ये एक बड़ा मुद्दा है। और ये भी कहा जाता है कि चुने हुए नेता कई बार लोगों के असली हित समझते ही नहीं, या उनमें वो काबिलियत नहीं होती, तो वो गलत फैसले ले लेते हैं। हाँ, और एक आर्ग्यूमेंट तो आम लोगों की समझ पर ही सवाल उठाता है। कुछ लोग मानते हैं कि आम जनता, खासकर जो गरीब है, कम पढ़ी लिखी है, उसे क्या पता कि देश के लिए क्या सही है। डिसीजन तो एक्सपर्ट्स को लेने चाहिए। ये सारे पॉइंट सुनने में तो काफी दम वाले लगते हैं। तो फिर क्यों डेमोक्रेसी मटेरियल क्यों कहता है कि इन कमियों के बावजूद ये बेहतर है? देखिए, मटेरियल इसके पक्ष में बहुत मजबूत तर्क देता है। पहला और शायद सबसे जरूरी, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। जवाबदेही कैसे? डेमोक्रेटिक सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, लोगों की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा, तो अगले चुनाव में जनता उन्हें हटा सकती है। ये डर बना रहता है। जो नॉन डेमोक्रेटिक सरकारें होती हैं, उन पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। वो मर्जी के मालिक होते हैं। इसका वो भारत और चीन के अकाल वाला उदाहरण है ना मटेरियल में, वो काफी पावरफुल है। हाँ, बिल्कुल। 1958 से 61 के बीच चीन में इतिहास का शायद सबसे भयानक अकाल पड़ा था। करोड़ों लोग मारे गए। उस वक्त चीन में वन पार्टी रूल था, मीडिया आजाद नहीं था, सरकार की आलोचना करने वाला कोई नहीं था। तो सरकार ने शायद सिचुएशन की गंभीरता को समझा ही नहीं या नजरअंदाज कर दिया। जबकि उसी दौरान भारत की आर्थिक हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। पर यहाँ डेमोक्रेसी थी, मल्टी पार्टी सिस्टम था, अपोजिशन था, फ्री मीडिया था। सरकार कुछ गलत करती तो हंगामा मच जाता, तो सरकार पर प्रेशर था कि वो फूड सिक्योरिटी पर ध्यान दे। नतीजा ये हुआ, जैसा मटेरियल बताता है, कि भारत में चीन जैसी भयानक भुखमरी की नौबत नहीं आई। ये दिखाता है कि जवाबदेही से कितना फर्क पड़ता है। ये वाकई बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा फायदा क्या बताया है? बेहतर निर्णय लेने की संभावना, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। माना कि डेमोक्रेसी में फैसले देर से होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है, बहस होती है। हाँ, लेकिन इसी लंबी प्रोसेस का एक फायदा भी है। जब इतने सारे लोग मिलकर सोचते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं, तो किसी एक आदमी की जल्दबाजी या गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। इससे ज्यादा सोचे समझे, ज्यादा जिम्मेदार फैसले होने की उम्मीद बढ़ती है। और टकराव इतने सारे अलग अलग लोग होते हैं देश में। हाँ, ये तीसरा अहम पॉइंट है, डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने का तरीका। किसी भी सोसाइटी में अलग अलग सोच, धर्म, भाषा, इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं। उनमें मतभेद होना तो नेचुरल है। बिल्कुल। डेमोक्रेसी इन मतभेदों को शांति से सुलझाने का एक तरीका देती है, बातचीत से, नेगोशिएशन से। इसमें कोई एक ग्रुप हमेशा के लिए विनर या लूजर नहीं होता, सब साथ रह सकते हैं। भारत की डाइवर्सिटी को देखें तो ये बात कितनी सही लगती है। शायद डेमोक्रेसी ही है जो हमें जोड़े हुए हैं। काफी हद तक। चौथा तर्क है नागरिक की गरिमा बढ़ाना, डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी के सिद्धांत पर चलती है। हाँ, वो एक वोट वाली बात। हाँ, यहाँ सबसे कम पढ़े लिखे आदमी का भी वही स्टेटस है पॉलिटिकली जो सबसे अमीर और पढ़े लिखे का है, कम से कम वोट के मामले में तो है ही।
लोग सिर्फ रैयत या प्रजा नहीं है, बल्कि वो खुद शासक हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर। इससे हर नागरिक को एक सम्मान मिलता है, एक सेंस ऑफ वर्थ मिलता है। और एक आखिरी तर्क जो मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो है अपनी गलती सुधारने का मौका। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। देखिए, कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेटिक सरकारें गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल कर सकती हैं। हाँ, इंसान ही चलाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन डेमोक्रेसी में ये गुंजाइश है कि इन गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। उन पर पब्लिक में चर्चा होती है, मीडिया में बात होती है, और सरकार के पास मौका होता है कि वो अपने फैसले बदले, सुधारें। और अगर ना सुधारें तो जनता अगले चुनाव में सरकार ही बदल सकती है। ये ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। डिक्टेटरशिप में ये मुमकिन नहीं है। गलती हो गई तो हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम इन सारे तर्कों को एक साथ देखें तो मटेरियल का निचोड़ यही निकलता है कि हाँ, डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, उसमें हजार दिक्कतें हैं, अस्थिरता, देरी, भ्रष्टाचार। लेकिन ये नागरिकों को जवाबदेही देती है, बेहतर फैसले की प्रक्रिया देती है, मतभेदों से निपटने का शांतिपूर्ण तरीका देती है, सम्मान देती है, और सबसे बढ़कर अपनी गलतियों को ठीक करने का मौका देती है। और ये चीजें इसे बाकी सिस्टम से बेहतर बनाती हैं। बिल्कुल। मटेरियल ये साफ करता है कि डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार, ये सब डेमोक्रेटिक देशों में भी हैं। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन डेमोक्रेसी इन समस्याओं से लड़ने के लिए लोगों को अधिकार देती है, आवाज देती है, तरीके देती है, जो शायद तानाशाही में नहीं मिलते। हमने अब तक समझा कि लोकतंत्र क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं, और वो क्यों जरूरी है, क्यों बेहतर है। ये सब तो हुआ सरकार के लेवल पर क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ यहीं तक है, या इसका दायरा और भी बड़ा है, जैसा मटेरियल इशारा करता है? हाँ, मटेरियल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र का जो आइडिया है वो सिर्फ पॉलिटिक्स या सरकार तक लिमिटेड नहीं है। ये एक प्रिंसिपल है, एक वैल्यू है, जो हमारी सोसाइटी में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजर आ सकता है या आना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है। कैसे? कोई उदाहरण है इसमें? हाँ, बहुत सिंपल उदाहरण है। जैसे एक परिवार है, उसमें कोई बड़ा फैसला होना है, मान लीजिए शादी का फैसला। अगर सिर्फ घर का मुखिया, मान लीजिए पिता, अकेले फैसला ले लेता है बिना सबकी राय लिए, खासकर जिसकी शादी हो रही है उससे पूछे बिना, तो ये तरीका डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। हाँ, ये तो तानाशाही जैसा हो गया थोड़ा, कह सकते हैं। लेकिन अगर परिवार बैठकर बात करता है, सबकी सुनता है और फिर मिलकर कोई फैसला लेता है, तो वो ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीका हुआ। सही है। और क्लासरूम का भी उदाहरण दिया था शायद। हाँ, क्लासरूम में अगर टीचर बच्चों को सवाल पूछने से रोके या उनकी अलग राय को दबाए, तो वो एक अनडेमोक्रेटिक माहौल बना रहा है। लेकिन अगर वो डिस्कशन को इनकरेज करे, हर बच्चे को अपनी बात कहने का मौका दे, तो ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। यानी लोकतंत्र सिर्फ वोट देना या सरकार चुनना नहीं, बल्कि बातचीत, बराबरी और सबकी भागीदारी को वैल्यू देना भी है। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ परिवार या क्लास तक नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों और दूसरे संगठनों पर भी लागू होती है। मटेरियल सवाल उठाता है कि अगर किसी पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, सारे फैसले बस एक नेता या एक परिवार ही लेता है, तो वो पार्टी देश में लोकतंत्र को कैसे मजबूत करेगी? ये भी सोचने वाली बात है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मेंबर्स की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। फैसले लेने में उनकी भूमिका होनी चाहिए। मटेरियल में कहीं आदर्श लोकतंत्र या आइडियल डेमोक्रेसी की भी बात है। इसका क्या मतलब है? क्या जो अभी है वो आइडियल नहीं है? इसका मतलब है कि लोकतंत्र सिर्फ कुछ मिनिमम शर्तों जैसे चुनाव करा देना, वोट का अधिकार दे देना, यहीं तक खत्म नहीं हो जाता। इसका एक आइडियल रूप भी है, एक आदर्श है, जिसे पाने की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। जैसे मटेरियल में उदाहरण है कि कोई कह सकता है असली लोकतंत्र तो तब आएगा जब हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, या जब हर नागरिक को बेसिक एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज ये सब आसानी से मिलेंगे। तो एक है प्रैक्टिकल या मिनिमल डेमोक्रेसी जो प्रोसेस पर फोकस करती है, और दूसरा है एक आइडियल या ब्रॉडर डेमोक्रेसी जो असली बराबरी और न्याय की बात करती है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की। बिल्कुल सही। और ज्यादातर देशों में आज जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। लेकिन मटेरियल हमें याद दिलाता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, जहां लोग सीधे फैसलों में हिस्सा लेते हैं। जैसे भारत में ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। तो ये सारी बातें लोकतंत्र को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखने में मदद करती हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं,
बल्कि समाज को चलाने का एक तरीका, एक जीने का तरीका, एक वैल्यू सिस्टम लगता है। और सबसे जरूरी बात जो मटेरियल बार बार कहता है, हाँ, वो ये कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई तो बस मिल गई हमेशा के लिए। ये कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं, एक लगातार चलने वाली जर्नी है। कोई भी देश परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होता। हर लोकतंत्र में कमियां होती हैं, चुनौतियां होती हैं, और उसे लगातार बेहतर बनाने की, मजबूत करने की जरूरत होती है। और ये मजबूती आएगी कहाँ से? जिम्मेदारी किसकी है? मटीरियल साफ कहता है, ये जिम्मेदारी किसी एक नेता या पार्टी की नहीं, बल्कि हम सबकी है, नागरिकों की, सिटीजन्स की। हम सबकी? हाँ, कैसे? लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब नागरिक जागरूक होते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, सरकार के काम पर नजर रखते हैं, सवाल पूछते हैं, चुनावों में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं और जरूरत पड़ने पर शांति से आवाज भी उठाते हैं, विरोध भी करते हैं। नागरिकों की यही एक्टिव भागीदारी ही लोकतंत्र की जान है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को, जो स्टडी मटेरियल पर आधारित थी, इसके मुख्य पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या रही खास बातें? पहली बात तो ये कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है। हमने 4 मेन शर्तें देखी। 1, असली ताकत चुने हुए नेताओं के पास हो, जैसे हमने पाकिस्तान, सऊदी अरब के केस में देखा कि ऐसा न होना क्या होता है। 2, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, जहां हार जीत का असली मौका हो। चीन, मैक्सिको वाले उदाहरण याद कीजिए। 3, हर वयस्क के वोट की वैल्यू बराबर हो, सऊदी अरब, फिजी जैसा भेदभाव ना हो। और 4, सरकार कानून के दायरे में चले और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों। जिम्बाब्वे वाला उदाहरण इसका उल्टा दिखाता है। बिल्कुल। दूसरी बात, लोकतंत्र क्यों बेहतर है अपनी तमाम कमियों के बावजूद? हमने देखा कि इसके खिलाफ तर्क हैं अस्थिरता, देरी, भ्रष्टाचार, नेताओं की अयोग्यता। लेकिन पक्ष वाले तर्क ज्यादा वजनदार निकले, खासकर सरकार की जवाबदेही। वो भारत चीन अकाल वाला फर्क याद रखें, बेहतर और सबकी भागीदारी से निर्णय, मतभेदों को शांति से सुलझाने की क्षमता, जैसे भारत की विविधता इसका सबूत है। हर नागरिक को मिलने वाली डिग्निटी और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका। हाँ, और तीसरी मुख्य बात कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार चलाने की मशीन नहीं है। इसका मतलब हमारे परिवारों में, स्कूलों में, ऑर्गेनाइजेशंस में भी दिखना चाहिए। ये सिर्फ कुछ मिनिमम शर्तों वाला ढांचा नहीं, बल्कि एक आइडियल भी है जो असली सामाजिक और आर्थिक बराबरी की तरफ इशारा करता है, जैसे भूख से आज़ादी, सबको शिक्षा, रिसोर्सेज तक पहुंच। ये सिर्फ एक शासन का तरीका नहीं, बल्कि जीने का तरीका, एक मूल्य है। तो कुल मिला के जो मैसेज इस मटेरियल से उभरता है वो यही है कि लोकतंत्र कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, कोई गारंटी कार्ड नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। इसमें मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, पर ये लोगों को अपनी बात कहने, चुनने, बराबरी महसूस करने और सिस्टम की गलतियों को सुधारने का एक रास्ता देता है। और ये एक सफर है जो लगातार चलता रहता है। इसे मजबूत बनाने के लिए नागरिकों को हमेशा एक्टिव रहना होगा। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, हम सबका काम है। ये हमें बराबरी, आज़ादी और साथ मिलकर चलने की वैल्यूज सिखाता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जो उस आइडियल डेमोक्रेसी वाले आइडिया से जुड़ता है जिसके बारे में मटेरियल में बात की गई है। कहा गया कि लोकतंत्र समानता और नागरिक गरिमा पर आधारित है और इसका आदर्श रूप सबको बराबर मौके और संसाधन देना है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल अधिकार मिलना काफी है? क्या बिना आर्थिक और सामाजिक बराबरी के सच्चा लोकतंत्र हासिल हो सकता है? क्या ये दोनों पहलू, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक आर्थिक समानता, एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचते रहना चाहिए।